हेलो फ्रेंड्स, अरिहंत शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज अपन देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th प्लस 10th। यहाँ पर मैंने 9th और 10th क्यों लिखा है इसका मैं आपको पहले रीज़न बता देता हूँ। जब लॉकडाउन था तो हमने दोनों क्लासों में 9th और 10th दोनों क्लासों में पॉलिनोमियल वाला चैप्टर चालू किया था। तो मैं वही चैप्टर एक बार पूरा का पूरा वापस चालू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चैप्टर आधा हुआ था और अगर मैंने कोई फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर ले लिया तो आपको कॉपी में नोट्स बनाने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है वो आपके 9th में हो चाहे 10th में हो, दोनों के लिए कॉमन पोर्शन है। और जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद पर्टिकुलर चैप्टर लेके उस चैप्टर को चालू करेंगे। जैसे 9th के लिए भी बेसिक यही है और 10th के लिए भी बेसिक यही है। इसके अलावा थोड़ा सा बेसिक और है, वो मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th प्लस 10th, तो मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल में लिख रखा क्या कैसे है। तो मैं सबको एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखो एक बार पूरा समझा देता हूँ, इसको मिटा के फिर इसके कुछ एग्जाम्पल अपन और लेंगे। कैसे, देखो सबसे पहला वेरिएबल, सेकेंड नंबर कांस्टेंट, थर्ड अपन पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में, फोर्थ अपन पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, फिफ्थ अपन पढ़ेंगे कोफिशिएंट के बारे में। और इसके मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की बात करेंगे। वेरिएबल क्या होता है, देखो आप जैसे ABCD बोलते हो ना, अल्फ़ाबेट यानी ए से लगा के जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं ABCD डैश 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 XYZ, कहने का मीनिंग ये है कि अल्फ़ाबेट के अंदर ए से लगा के जेड तक जितने भी डिजिट अगर आपको मैथ की इक्वेशन में कहीं पे दिखे ना तो समझ जाना उसको वेरिएबल कहते हैं। तो देखो मैंने लिख रखा है वेरिएबल का मतलब होता है A to Z, A, B, C, D, डैश 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 Z तक। तो अगर आपसे पूछा जाए वेरिएबल क्या होगा तो हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर के जेड तक उन सबको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है जिसका आंसर बदलता नहीं है। बदलने का मतलब मान लो किसी का आंसर अगर 5 है तो आप उस 5 को क्या दोगे, वो तो अपने आप में 5 ही है। अगर किसी का आंसर बदल जाता है, वेरी हो जाता है, जैसे वेरिएबल का आंसर वेरी हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो x है और x की जगह पे अपन 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। लेकिन 5 अगर है तो 5 की जगह पर अपन कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि कांस्टेंट का मतलब होता है 1 to infinity मैथ ऑल नंबर, मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर है उन सारे नंबर को अपन क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इन दोनों का और एग्जाम्पल मैं लास्ट में लेके और बताऊंगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन की बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन के 3 प्रकार होते हैं, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम अगर पॉलिनोमियल है तो 3 से ज़्यादा भी होगा, 4 से ज़्यादा भी होगा, लेकिन हमको वहाँ तक जाना नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है लीनियर इक्वेशन, दूसरा टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा टाइप है क्यूबिक इक्वेशन। तीनों में फ़र्क क्या है पहले वो आप समझ लो। जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर को बोलते हैं एक लाइन के अंदर। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 और क्यूबिक का मतलब होता है 3। यानी अगर हमारे सामने कोई इक्वेशन लिखी हुई आए और अगर हमको पहचान करनी है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, तो इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सवाल में वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, देखो x + 10 = 100। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वेरिएबल कौन है तो x वेरिएबल है और कांस्टेंट कौन है, 10 और 100। क्यों, क्योंकि इस x की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। यानी इसका आंसर वेरी हो सकता है, लेकिन 10 और 100 का आंसर वेरी होने वाला नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तीनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो। मैंने यहाँ लिख रखा है पावर ऑफ वेरिएबल 1, पावर ऑफ वेरिएबल 2, पावर ऑफ वेरिएबल 3। यानी वेरिएबल की पावर यानी ए से लगा कि जेड तक जो भी डिजिट लिखे हुए हैं उन सब डिजिट में हमको पावर देखनी है। अगर किसी की पावर 1 है तो लीनियर होगा, किसी की पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा और किसी की पावर अगर 3 है तो क्यूबिक होगा, बराबर। तो देखो मैंने सबके एग्जाम्पल लिख रखे हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पावर ऑफ वेरिएबल 1, पावर ऑफ वेरिएबल 2, पावर ऑफ वेरिएबल 3। अब एग्जाम्पल देखो 1, 2 और 3। अब आप यहाँ पे देखो x की पावर कुछ नहीं है, क्या मान लूँ मेरी मर्जी से, 1 तो मान सकता हूँ, 1 मानने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 3, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। सर यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 भी तो है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है क्या, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि हमको हाईएस्ट पावर को देखना है। किसको देखना है, हाईएस्ट पावर को। इस बात को मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको देख के हम बताएंगे कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि पॉलिनोमियल है वगैरह, ठीक है ना। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर 1 है,
इस इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर 2 है और इस इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर 3 है। मान लो अगर ऐसा एग्जाम्पल होता, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x प्लस 10, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ होता तो देखो यहाँ पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो सर ये कौन सी इक्वेशन है? इसको हम लीनियर बोले कि क्वाड्रेटिक बोले कि क्यूबिक बोले कि पॉलिनोमल बोले। तो जब इस टाइप की इक्वेशन आती है ना तो इसको अपन पॉलिनोमल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमल। लेकिन अगर x की हाईएस्ट पावर में अगर ये 4 नहीं होता, अगर ये 4 नहीं होता तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये एक्स क्यूब नहीं होता, अगर स्क्वायर होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये दोनों भी नहीं होते और x की पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। और अगर ये कुछ नहीं होता तो इक्वेशन का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। तो हमको पहचानना है कि पावर ऑफ वेरिएबल 1, पावर ऑफ वेरिएबल 2, पावर ऑफ वेरिएबल 3, यानी x की पावर को देखना है, चाहे वो x हो, y हो, z हो। ऐसा नहीं कि हर बार इक्वेशन x में हो सकती है, इक्वेशन y में भी हो सकती है, p में भी हो सकती है और q में भी हो सकती है। आगे देखो, डिग्री और कोफिशिएंट, इन दो चीज़ों को आपको और समझना है। डिग्री क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। कैसे? हाईएस्ट पावर, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखे डिग्री के, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 10, एक्स की पावर 5 प्लस x4 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप इन चारों इक्वेशन में देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो इस इक्वेशन के अंदर देखो हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 2 है, तो देखो मैंने 2 लिखा। इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 4 है, तो देखो मैंने 4 लिखा। और इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब दिमाग में क्या मानना है? 1 मानना है। क्या मानना है? 1। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इस इक्वेशन के अंदर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। हमको हाईएस्ट पावर ही देखनी है, लोवेस्ट पावर को नहीं देखना है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। तो ये जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उन सबको अपन डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। समझ में आया? एक बार वापस देख लो, किसी भी इक्वेशन के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। मतलब हम डिग्री को देख के ही बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि लीनियर है कि पॉलिनोमल है, क्या है यूँ। उसकी पहचान करने के लिए हमको उसकी डिग्री को पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट, मल्टीपल नंबर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मल्टीपल नंबर ऑफ एनी वेरिएबल, जैसे मान लो ये मेरा ऐसे हाथ है, ठीक है ना, तो ये दोनों ऐसे पास में चिपके हुए हैं, तो मैं बोलूँ ये इसके पास में और ये इसके पास में, तो इसका मल्टीपल कौन होगा? ये होगा। और इसका मल्टीपल कौन होगा? ये होगा। बस यही बात हमको यहाँ पे लागू करनी है। क्या लिखा है? मल्टीपल नंबर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट, यानी किसी के पास में जो मल्टीपल में नंबर होता है ना, उसको अपन कोफिशिएंट कहते हैं। कैसे? आप एग्जांपल से समझो। देखो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, एग्जांपल ऑफ कोफिशिएंट। पहले सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने जितनी भी इक्वेशन लिखी ना, वो सॉल्व फैक्टर से हो भी सकती है और फैक्टर से सॉल्व नहीं भी हो सकती है। हमारा कंसेप्ट है ओनली कोफिशिएंट को पढ़ना, क्योंकि इनके फैक्टर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इनको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, नेचर ऑफ रूट्स से सॉल्व कर सकते हो, पीएसएम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। हम उन मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, हमको खाली पहचान करनी है कोफिशिएंट की। मल्टीपल नंबर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कैसे? अब आगे देखो, जैसे मैंने ये लिखा ए एक्स स्क्वायर, तो बताओ एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है? ए लिखा हुआ है, तो देखो मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमको पूछा है, जो हम बताने वाले हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में भी लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स के बारे में लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 10 के बारे में भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में। तो कोफिशिएंट का मीनिंग ये होता है कि उसके पास में कौन सा नंबर चिपका हुआ है उसको अपने को लिखना है। कैसे? देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में देखो एक्स स्क्वायर के पास में कौन है? ए है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पास में कौन है? बी, तो बी हो जाएगा। आपको इसके अंदर साइन का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि
प्लस है तो प्लस नहीं लगाया और माइनस है तो माइनस नहीं लगाया। प्लस को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों? प्लस तो अंडरस्टैंडिंग होता है भाई, जैसे ये नंबर है, इस नंबर के आगे कुछ नहीं है तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस ही तो होगा। जैसे मान लो मैंने ये बी लिखा, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये अपने आप प्लस है। लेकिन मैं बोलूँ बी मेरे माइनस का है तो माइनस ऐसे लगाना पड़ेगा, तो ही हमको पता पड़ेगा कि वो बी किसका है, माइनस का है। तो आगे देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो आप इसको दिमाग में 1 मान लो। क्या मान लो, 1 मान लो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करेंगे तो अपने को -5 लिखना है। कितना लिखना है, -5। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए था तो आपने प्लस ए क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी था तो आपने प्लस बी क्यों नहीं लिखा। प्लस का जो साइन होता है ना, वो अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन माइनस अगर है तो लिखना पड़ेगा। आगे देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, 5 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बगल में कौन है, -11, तो इसका आंसर क्या आएगा, -11 आएगा। अब इसमें देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बगल में कोई नहीं है, क्या मान लो दिमाग में, 1 मान लो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ 10, अब 10 के बगल में कौन है, कहने का मतलब 10 के आसपास में ऐसा कौन है जिसको अगर हम उसके साथ ऑपरेट करें तो 10 खत्म नहीं होना चाहिए, तो वो नाम मात्र 1 है। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसके इंटू में 1 मान लूँ, जैसे ये 10 है, 10 के इंटू में मैं अगर 1 मान लूँ तो 10 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा, 10 ही तो आएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप ऐसा मान के चलो, ये 1 जो है ना, ये भी छुपा हुआ रहता है, इसको ढूंढना पड़ता है, मल्टीपल के साथ में भी, प्लस के साथ में भी, मल्टीप्लाई के साथ में, डिवाइड के साथ में। तो ये कहाँ कैसे ऑपरेट होता है वो सवाल के अकॉर्डिंग आगे चलेगा, ठीक है ना। आगे देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ 10 की अगर बात करें तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। इस इक्वेशन के अंदर देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है इसके बगल में, तो क्या मान लो, 1 मान लो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसकी बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बगल में कौन है, -5। लास्ट वाले इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन के अंदर बगल में कोई नहीं है तो 1 मान लिया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। और लास्ट वाले में देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बगल में कौन है, 10, तो ये 10 लिख दो। हमको हर बार अगर इसके आगे 1 लिखा हुआ नहीं है तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 9वीं और 10वीं पढ़ते हो ना, अगर 1.x² ऐसे लिखोगे तो फिर हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। किसी चीज़ को आप समझ लो कि हाँ भाई x² के बगल में अगर कोई नंबर नहीं है, अगर होगा तो दिखेगा। कौन नहीं दिखता है, 2 दिखता है, 3 दिखता है, 4 दिखता है, 5 दिखता है, 6 दिखता है, 1 को छोड़ के सारे नंबर आपको दिखेंगे। क्यों? 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग होता है। तो आप समझ जाना, किसी भी इक्वेशन के अंदर, जैसे मैंने ऐसा लिखा x² -11, तो x² के पास में कौन है, तो भी 1 है, और 11 के पास में कौन है, तो भी 1 है। क्यों? क्योंकि अगर 1 को आप इसके साथ ऑपरेट करोगे ना तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? 1 इंटू x² करेंगे तो x² आएगा, और 11 इंटू 1 करेंगे तो भी क्या आएगा, 11 ही आएगा। तो 1 क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है ना। तो हमने ये सारे एग्जाम्पल के बारे में देखा। तो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का ये कंबाइन है। अगर मैं अब कल या परसों से जब भी आपके चैप्टर के क्वेश्चन चालू करूँगा और उसका थोड़ा सा और बेसिक बाकी है वो थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों को पढ़ लेना है और एक बार कॉपी के अंदर लिख देना है। और अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं कम से कम आधा मिनट तक रुका हुआ हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी जने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कॉपी में नोट्स के फॉर्म में उतार देना। अगर किन्हीं बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है तो स्कूल जब भी खुले उससे पहले आपकी कॉपी के अंदर आपका होमवर्क पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि मैंने दोनों क्लासों में 9th और 10th दोनों क्लासों में पॉलिनोमियल का ही चैप्टर चलाया था, और शायद 10th क्लास के अंदर पीछे वाली 2 या 1 एक्सरसाइज बाकी थी, और 9th वालों के शायद ना 2.3 या 2.2 तक सवाल हमने अप्रोक्सीमेट किए थे। तो उसके आगे कैसे आपको करना है ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।